हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने हमारा जो लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर है उसकी फर्स्ट 2 यूनिट्स को कवर कर लिया था। आज हम फोर्थ यूनिट उठा रहे हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़। पहले हम लर्निंग स्ट्रेटजीज़ पूरी कवर कर चुके हैं हमारे लर्निंग वाले पार्ट में। आज हम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली कौन कौन सी ऐसी शिक्षण की विधियां हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अपनाकर हम लोग जो हैं अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो कुछ एक जो हमारे सिलेबस में मेनली डिस्कस करने योग्य है वो हम कर लेते हैं। सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। हमें नॉलेज होनी चाहिए किस तरीके से हम अपने शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारी कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा सिमुलेशन का मतलब होता है अनुकरण करना, यानी किसी की नकल करना। तो वो चीज़ है, उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। रोल प्लेइंग है, जो नाटकीय कर्ण पद्धति है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारी गेमिंग मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा इसे ब्रीफ में पढ़ते हुए। फर्स्ट हमारी जो होती है, सबसे पहले हम कवर करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि इसे हिंदी में बोला जाता है मस्तिष्क उद्दीलन विधि, शिक्षण की मस्तिष्क उद्दीलन विधि। बेसिकली ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो एक जो है, अगर हम बात करें कि क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता की एक स्ट्रेटजी है, क्रिएटिविटी की एक जो है टेक्निक है, जो कि ओसबोर्न ने इसे इन्वेंट किया था। तो इसमें बेसिकली क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में, कि इसके अंदर जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है एक बच्चों का जो एक समूह बना दिया जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति जो है किसी समस्या पर काम नहीं कर रहा, किसी समस्या का समाधान निकालने पर काम नहीं कर रहा, बल्कि हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति की तुलना में व्यक्तियों का समूह यानी कि ग्रुप बना देते हैं, और वो सभी एक कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उस पर जो है अपने विचार रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारे पास समस्या है कि हमें कोई भी, जैसे कि कोई भी इवेंट अगर हमें करना है स्कूल के अंदर या फिर अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक कमेटी बना दी जाए या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को वहाँ इन्वॉल्व कर दिया जाए, और वो हर एक पहलू पर काम करे कि हमें किस तरीके से इस इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरीके से हम इस इवेंट को बेहतर बना सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति उस समूह से जुड़ा हुआ इस पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा और उस इवेंट को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है वो एक समस्या केंद्रित विधि है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, की एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम जो है बच्चों के सामने रख दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम उनको टाइम दिया जाएगा, वो अपने अपने विचार उसके रिगार्डिंग जो है अपने विचार उसके सामने वहाँ रखेंगे और हर एक पहलू पर काम किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर विद्यार्थियों के सामने एक जटिल समस्या प्रस्तुत की जाती है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम उनके सामने रख दी जाएगी और विद्यार्थी उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, बैठकर विचार विमर्श करेंगे, चिंतन करेंगे, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से उसके किस तरीके से उसके सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम वहाँ पर बेसिकली एनालिसिस होगा, उस समस्या को बेसिकली छोटे छोटे पदों में उसको विभाजित करके हर एक पहलू पर, हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट पर उस पर ध्यान दिया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, और बाद में जो है उस समस्या का समाधान हर एक व्यक्ति जो अपने विचार प्रस्तुत करेगा, और बाद में जो है संश्लेषण के द्वारा, संश्लेषण यानी कि जोड़ना, ठीक है, हर एक तथ्य पर विचार करते हुए हम उस समस्या का जो है हल निकालने का जो प्रयत्न करते हैं। और बाद में ये जो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, बेसिकली इसमें टीचर का रोल जो है वो एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर होता है। वहाँ पर विद्यार्थी जो है अध्यापक के मार्गदर्शन में उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकाला है उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका एवेल्युएशन करेंगे कि जो समस्या का समाधान निकाला गया है, क्या वो समस्या का समाधान सही तरीके से निकाला गया है या उस पर और काम करने की आवश्यकता है। तो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है वो एक क्रिएटिविटी की टेक्निक जो है वो मानी जाती है। इसमें
नए नए विचार, बच्चा जो है एक डाइवर्जेंट थिंकर की तरह बिहेव करता है। बच्चा जो है अपने नए नए विचार जो है उस समस्या का समाधान निकालने के लिए वो प्रस्तुत करता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में बेसिकली क्या आ जाता है, हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कि बच्चों की जो मनोवैज्ञानिकता है, कि हम जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं बच्चों के जो कि हर एक पहलू पर कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बच्चों पर आधारित शिक्षा की किस तरीके से बच्चों को समझ में आएगा, किस तरीके से बच्चों को जो है खुद जो है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर बच्चों को जो है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो बेसिकली क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, चिंतन और समस्या का समाधान के क्षेत्र में उत्साहित करती है कि बच्चे जो है उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए वो तत्पर रहें। उनको जो है कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होंगे, उसके लिए मोटिवेट होंगे कि हमें इस चीज़ का जो है सलूशन निकालना है। उत्साह उनके अंदर रहेगा। इसके अंदर बच्चों की जो है सृजनात्मक क्षमताएं, यानी कि अभी बात की हमने, जो क्रिएटिविटी है बच्चों के अंदर, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है। बच्चे जो है कुछ नया जो है सलूशन निकालने का प्रयास करते हैं, कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये विद्यार्थियों को स्वतंत्रता पूर्वक सोचकर निष्कर्ष करना सिखाती है। बच्चों के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है कि आपको इस तरीके से काम करना है, बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर टीचर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि आपको किस तरीके से काम करना है। बच्चों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो किस तरीके से उस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट थिंकर जो है वो बनता है बच्चा, अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से अगर हम बच्चों को काम करा रहे हैं। तो नेक्स्ट है इसमें, यह ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी कि यहाँ पे कॉग्निटिव और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो है, बच्चों की जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि बच्चा नई नई चीज़ों को करना सीखेगा, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना सीखेगा, तो उसकी कॉग्निटिव पावर भी बढ़ेगी। साथ ही साथ हमने उसे ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया है तो वो खुद भी अपने विचारों को रख सकता है और दूसरों के विचारों की भी वो रिस्पेक्ट करेगा, दूसरों के विचारों को भी सुनेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हम इस विधि के द्वारा ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस विधि के द्वारा सामूहिक चिंतन तथा विचार विमर्श द्वारा अच्छे विचार सामने आते हैं, क्योंकि कोई भी अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि सिर्फ हम एक समस्या पर काम कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसका एक बेटर सॉल्यूशन निकाल लें। जबकि अगर हम एक ग्रुप में इन्वॉल्व है और वहाँ पर उस समस्या को रखा जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विचार, अच्छे विचार वहाँ सामने आएंगे, रखे जाएंगे दूसरों के द्वारा, और हम एक बेहतर जो है समाधान निकाल सकते हैं अपनी समस्या का। नेक्स्ट है इसमें, विद्यार्थियों की सामूहिकता की भावना की उत्पत्ति होती है कि बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ग्रुप लर्निंग स्किल्स सीखेंगे, लीडरशिप सीखेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, बच्चों की सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी। तो ये कुछ विशेषताएं थी हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड की। नेक्स्ट है रूल्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि ये मस्तिष्क उद्दीलन पर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम, कि एक बार में एक ही समस्या पर कार्य किया जाए। ये नहीं है कि हम जो है बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी करके और फिर उसके बाद बच्चों का ग्रुप क्रिएट करके उसके बाद हम बच्चों को जो है वहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमें एक टाइम पे एक ही समस्या का समाधान जो है निकालना है। नेक्स्ट है हमारा स्टे फोकस्ड, अब जो भी समस्या है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर ना भटकाएं। जो भी समस्या है सिर्फ उसी पर ही हमें फोकस करना है, बाकी कुछ भी हमें जो है किसी भी चीज़ के बारे में वहाँ डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट है एनकरेज वाइल्ड आइडियाज़, यानी कि यहाँ क्या मतलब है कि कुछ बच्चे, हर एक बच्चा जो है वहाँ पर अपने विचार रखे, ठीक है, सभी के विचारों को वहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाए। वहाँ पर क्या है, बच्चों को उत्साहित किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विचार, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस जो है वहाँ पर ग्रुप में कर सके। नेक्स्ट है डेफर जजमेंट, कि हमें बच्चों के विचारों में हमें जज नहीं करना है किसी बच्चे को कि हाँ तुमने अच्छा सोल्यूशन नहीं दिया या तुमने सही नहीं बोला इस समस्या के बारे में। हमें जज नहीं करना है, हमें सिर्फ बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विचार जो है वहाँ पर रख सकें।
नेक्स्ट है हमारा बिल्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ अदर्स, यानी कि हमें सिर्फ अपने विचारों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है बल्कि दूसरों के विचारों को भी इम्पोर्टेंस देनी है, दूसरों के विचारों को भी सुनना है, दूसरों के विचारों को भी समझना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये कुछ रूल्स थे हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के। इसके बाद हम चलते हैं तो इसके अंदर मतलब कि बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें कि इससे क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो बच्चे क्या होंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन एनकरेज द स्टूडेंट्स टू स्पीक आउट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अपने विचारों को वो सामने रखें। इससे क्या होगा, बच्चे की जो हेजिटेशन है वो खुलती है। कई बार बच्चे दूसरों के सामने नहीं बोल पाते ज़्यादा, तो अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को दी जाती हैं तो वो जो है बोलना सीखते हैं, दूसरों के सामने अपने विचार रखना सीखते हैं। नेक्स्ट है एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू शेयर आइडियाज़, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित कर सकते हैं कि वो अपने विचार दूसरों के सामने रख सकें। नेक्स्ट है हेल्प्स योर स्टूडेंट्स टू ग्रुप वर्क स्किल, कि बच्चों को समूह में कार्य करने की जो कौशल है वो बच्चों के अंदर विकसित होते हैं। बच्चे जो है समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, एक दूसरे से जो है सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को सिखाएं। ये नहीं है कि सिर्फ अपने ही विचारों पर ध्यान दें, अपना काम ख़त्म हो गया तो दूसरों को हेल्प करना, इस तरीके की चीज़ें जो हैं बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव योर स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, बच्चों में जो आत्मविश्वास की भावना जो है वो जागृत होती है। बच्चा जो है अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना सीख जाता है। नेक्स्ट है गिव यू फीडबैक ऑन व्हाट मिसकंसेप्शंस योर स्टूडेंट्स हैव, तो साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं बच्चों को प्रतिपुष्टि भी प्रदान कर सकते हैं, बच्चों को फीडबैक भी दिया जा सकता है कि कौन सा विचार सही है, कौन सा जो है, साथ के साथ उनकी गलतियों पर भी हम काम कर सकते हैं अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो। नेक्स्ट है शो यू व्हाट योर स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, कि इससे पता चलता है कि जब बच्चों को हमने इन्वॉल्व कर दिया, बच्चों को सिर्फ हम गाइड कर रहे हैं, बच्चे खुद उस समस्या पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से टीचर आइडिया भी लगा सकता है कि बच्चों को उस पर्टिकुलर फील्ड की कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंदर नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो है सिमुलेशन, अनुकरण। आई होप ब्रेनस्टॉर्मिंग सभी को क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सिमुलेशन यानी कि अनुकरण। अनुकरण के अंदर हम लोग क्या है, बेसिकली यहाँ से हमें आपको पता भी चल रहा होगा कि अनुकरण का क्या मतलब होता है, एक तरीके से नकल करना, एक तरीके से वहाँ पर कि ये जो सिमुलेशन है, जैसे कि आपकी जो है आप टीचर ट्रेनीज हो, पीपल टीचर्स हो, तो आपको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आपको क्लासरूम के अंदर बिहेव करना है, किस तरीके से आपको क्लासरूम के अंदर टीच करना है बच्चे को, किस तरीके से हर एक जो है पूरी जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके अंदर से आपको थ्रू आउट कराया जाता है पूरा टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान। तो वहाँ पर क्या है सिमुलेशन का बेसिकली मोटिव क्या है कि आपको यानी कि प्यूपिल टीचर को एक प्रभावशाली और योग्य शिक्षक बनाना है। तो हम किस तरीके से प्यूपिल टीचर को एक इफ़ेक्टिव टीचर बना सकते हैं, तो उसे हर एक टीचिंग स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए, हर एक मेथड का पता होना चाहिए, कौन सी जो है युक्तियाँ वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके जो पूरे सिलेबस में जो मेथड्स होते हैं, जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स होती हैं, उनके बारे में आपको पूरे शिक्षण सत्र के दौरान आपको उसको पढ़ाया जाता है। और फिर उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग पीरियड जो है उसके दौरान आपको वहाँ पर उस चीज़ का अभ्यास भी कराया जाता है, जिससे आप एक योग्य और प्रभावशाली शिक्षक बन सके। तो बेसिकली सिमुलेशन के अंदर जो होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो शिक्षक जो है वहाँ पर एक कृत्रिम परिस्थिति यानी कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वहाँ पर आपको प्रदान किया जाता है। वहाँ पर जो कुछ आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, वो कुछ पीयर्स जो है वो आपके स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। कोई टीचर वहाँ पर बनता है, आपको पढ़ा रहा है, कोई ऑब्जर्वर का काम करता है वहाँ पर। तो इस तरीके से आपको एक जो है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि आपको
वहाँ पर इन चीज़ों का अभ्यास कराया जा सके और इन शिक्षण कौशलों के प्रयोग में पारंगत और कुशल बनाया जा सके। तो बेसिकली जो अनुरूपित शिक्षण यानी कि अनुकरण है वो एक शिक्षण का आभास देना, मतलब कि एक तरीके से रियल टीचिंग का जो आपको आभास प्रदान करना है, जो कि आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कराया जाता है ताकि आपको बिल्कुल रियल टीचिंग वाला फील आए। ठीक है, कि आप बिल्कुल एक तरीके से टीचर की तरह बिहेव कर रहे हो, स्टूडेंट्स हैं सामने, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आपकी वॉइस कितनी है, आपने कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज़ किया, आपने ब्लैक बोर्ड कितना यूज़ किया। तो वो सब चीज़ें हैं जो एक टीचर को फॉलो करनी होती हैं। एक टीचर को खुद को कुशल बनाने के लिए, खुद को पारंगत बनाने के लिए, तो ये एक अच्छी प्रभावशाली विधि है जिससे हम योग्य शिक्षक तैयार कर सकते हैं। अब जो हमारी इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो विशेषताओं की, तो इसमें क्या है कि इसमें हम बेसिकली टीचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। सिर्फ प्यूपल टीचर को एक बेटर टीचर बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव टीचर बनाने के लिए वहाँ पर क्या है, कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पहले आप जब फील्ड में जाते हो, आप जब रियलिटी में जब आप टीचिंग स्टार्ट करोगे, तो उससे पहले आपको ये टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप आपने जो भी मेथड्स सीखे हैं, आपने जो भी स्किल्स सीखी हैं, उनकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उनका एक बार अभ्यास हो जाए ताकि आप एक अच्छे टीचर बन सको, आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सको। तो उसके लिए साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब प्यूपल टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर भी है। ठीक है, कुछ बच्चे जो है ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं, आपका जो टीचर है वो ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो स्टूडेंट्स का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर साथ के साथ अगर कुछ भी गलती होती है प्यूपल टीचर के द्वारा, या फिर कुछ जो है स्किल्स उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उसने जो है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया, तो वहाँ साथ के साथ उसको फीडबैक प्रदान कर दिया जाएगा और उसे बताया जाएगा किस तरीके से आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है, इस शिक्षण द्वारा छात्र अध्यापकों के व्यवहार में डिज़ायरेबल यानी कि वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। आप जैसा चाहते हो कि इस तरीके की ये जो टेक्निक है उसको इस तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए, तो वहाँ पर फीडबैक के द्वारा उसे बताया जाता है कि आप इस तरीके से इसमें इम्प्रूव करो। तो वहाँ पर क्या है, छात्र अध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस विधि का उपयोग शोध कार्यों यानी कि रिसर्चेज में, कि हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसको और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं और क्या चीज़ हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से उसका जो है मैनेजमेंट करें, किस तरीके से उसको उसके अंदर टाइमिंग इम्प्रूव करें, हम क्या चीज़ें उसके अंदर कर सकते हैं ताकि हम उसे बेहतर बनाएं। तो ये रिसर्च के लिए भी इस टेक्निक का उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास सफलतापूर्वक किया जाता है, कि जो आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो किस तरीके से आपके अंदर डेवलप हो, बेहतर तरीके से आप जो है अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रोसीड कर पाओ। तो इसके लिए शिक्षण कौशलों का विकास सफलतापूर्वक किया जाता है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर अगर हम बात करें सिमुलेटेड टीचिंग की, तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, किस तरीके से हम लोग, आपने देखा भी होगा, आपने रियल टीचिंग प्रैक्टिस भी की है, तो वो आप किस तरीके से कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टू असाइन द रोल्स, वहाँ पर क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं वहाँ पर क्या होगा, पीपल टीचर्स जितने भी हैं वहाँ पर स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे। जो आपका टीचर है वो एज ए गाइड, एज ए फैसिलिटेटर, एज अ ऑब्जर्वर वहाँ काम करेगा, और कुछ बच्चे जो है वो टीचर का रोल प्ले करेंगे, वहाँ पर अपना जो है लेसन प्लान देंगे। ठीक है, प्लानिंग जो आपने लेसन प्रिपेयर किया है उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमने सभी को रोल्स असाइन कर दिए कि कौन कौन सी भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्शन ऑफ स्किल्स एंड टॉपिक, कौन सी स्किल से आप पढ़ाने वाले हैं, जो भी आप पढ़ाने वाले हैं, जो भी आप टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो कौन सी स्किल आप यूज़ कर सकते हैं, उसका चयन हम करेंगे। नेक्स्ट है, असाइनमेंट ऑफ वर्क शेड्यूल, यहाँ पर क्या करना है हमें कि कितनी देर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लेसन प्लानिंग है बेसिकली वो इसीलिए की जाती है। ठीक है, क्रम का निर्धारण हम करने वाले हैं कि कौन सा काम हम पहले करने वाले हैं। सबसे पहले कि हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे, प्रीवियस नॉलेज किस तरीके की है, फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे अपने टॉपिक की कि बच्चे को कहाँ से नहीं आता, वहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। उसके बाद प्रेजेंटेशन पार्ट जो है वहाँ पर कवर होगा, उसके बाद फीडबैक पार्ट जो है वो कवर होगा। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर क्रम का निर्धारण कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निरीक्षण एवं मूल्यांकन की विधि को निर्धारित करना, कि हमने जो भी पढ़ाया है बच्चे को, जो भी हमने
प्रेजेंटेशन दी है, जो भी हमने बच्चों को टॉपिक क्लास में कराया है, अब उसका क्या करना है, हमें इवैल्यूएशन करना है। तो कौन सी इवैल्यूएशन टेक्निक का हम यूज़ करने वाले हैं, हम ओरली बच्चों को टेस्ट करने वाले हैं, हम बच्चों से फीडबैक लेने वाले हैं, हम कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो वो सारी टेक्निक्स का निर्धारण जो है वो हम पहले ही कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस सेशन। हमने सारी चीज़ें जो है असाइन कर ली, हर एक चीज़ का सिलेक्शन हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग अपना जो है अभ्यास सत्र का संचालन करने वाले हैं। नेक्स्ट है यानी कि अब हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, हमने अभ्यास सत्र का संचालन किया, उसके बाद जब तक हम उन स्किल्स के अंदर मास्टरी गेन नहीं कर लेंगे तब तक हम उसका अभ्यास करते जाएंगे। तो ये हमारा कुछ प्रोसीजर था जिसको फॉलो करते हुए हम सिमुलेटेड टीचिंग जो है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी है थर्ड वन जो हमारी है रोल प्लेइंग, यानी कि नाटकीयकरण पद्धति। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वे है टीचिंग का, जिससे हम बच्चों के अंदर जो है हम रुचि जागृत कर सकते हैं, बच्चे जो है उसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे। तो ये बेसिकली जो हमारा रोल प्लेइंग है वो लोअर क्लासेस के बच्चों पर हम जो है यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें। तो इसमें बेसिकली क्या है, नाटकीकरण पद्धति जो है इसके द्वारा हम छात्र कहानी में आने वाले पात्रों और महान लोगों के विचारों और व्यवहारों का या क्रियाओं का अनुकरण करते हैं। अब कोई भी हमने किसी भी महान विचारक के बारे में हमें बताना है, कोई भी जैसे महात्मा गांधी के बारे में बताना, तो उनके कुछ जीवन के जो कुछ हिस्सों का हम क्या करें, वहाँ पर बच्चों के सामने नाटक के रूप में वहाँ उनको प्रस्तुत करें कि किस तरीके के विचार उनके थे, किस तरीके के भाव उनके थे देश के प्रति। तो बच्चे उन अनुभवों को, उन आदर्शों पर चलने के लिए बच्चे क्या होंगे, प्रेरित होंगे। वहाँ पर बच्चों को एक तरीके से बच्चों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और बच्चे मोटिवेट होंगे कि हम किस तरीके से उनके आइडियाज़ को अपने दैनिक जीवन में भी उनके विचारों को हम जो है अब ढाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हम ये जो नाटकीयकरण पद्धति है इसका 2 प्रकार से हम उपयोग करते हैं। पहला कि अध्यापक विषय से संबंधित अनेक प्रकरणों, यानी कि हम जो भी पढ़ाने वाले हैं वहाँ पर उस विषय से, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रकरणों का कक्षा में अपने हावों द्वारा अभिनय छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि टीचर जो है वो खुद रोल प्ले करे, खुद किसी जो है कैरेक्टर का रोल प्ले करे वहाँ पर बच्चों के सामने और उनको जो है समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है कक्षा में उसी प्रकार छात्रों को अभिनय करने के लिए कि बच्चों को वहाँ सेकंड में हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को इन्वॉल्व कर दें, बच्चों को वहाँ पर रोल्स असाइन कर दिए जाएँ और बच्चे वहाँ पर वो उस प्ले को जो है वहाँ पर परफॉर्म करें, ताकि जब बच्चे इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर तो और भी ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेकर उसको सीखेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली नाटक पद्धति की विशेषताओं की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी। आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, जैसे टीचर्स डे आता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे टीचर बनते हैं और क्लास के दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों के मस्तिष्क के सभी पक्षों का विकास हो रहा है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर दूसरे जो कैरेक्टर्स का रोल प्ले करने के लिए बच्चों को दिया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर भावात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है, अफेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चे दूसरे कैरेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं तो उनके विचारों को, उनके अनुभवों को किस तरीके से वो अपने जीवन में भी उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है इस विधि में शिक्षण खेल द्वारा किया जाता है, यानी कि बालक यहाँ पर क्या करेंगे, अधिक रुचि लेंगे। जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि बच्चे कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई यहाँ पर जो है क्रिकेटर है, कोई स्टूडेंट बना हुआ है, कोई टीचर बना हुआ है। तो वो सब चीज़ें हैं कि बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, बच्चे खुद उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट है इस विधि द्वारा बच्चों को इतिहास की घटनाओं और तथ्यों को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है कि हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी हैं। 1857 की क्रांति जो हुई हमारी, वो उसमें क्या क्या चीज़ें, वहाँ क्या क्या चीज़ें थी, जो और भी हमारी जो बेसिकली
ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो तथ्य हैं जिनमें बच्चों को जो है मुश्किल होती है समझने में, तो उनको इस विधि द्वारा सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस विधि के द्वारा छात्रों की कल्पनात्मक शक्ति को विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी। हाँ, कि जब वो रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी कैरेक्टर का, तो इस तरीके से हुआ होगा, ये इस तरीके से करना चाहिए, तो वो अपनी मस्तिष्क के भी कई पक्षों को जो है वो विकसित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की इमेजिनेशन पावर भी डेवलप होती है। अब इसकी विशेषताएं जब हम बात कर रहे हैं, तो कुछ और विशेषताओं के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि इसमें बच्चों के अंदर शैक्षिक मूल्यों का विकास हो, बच्चों की एजुकेशनल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, कि बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करके, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर वो क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। इसमें बच्चों की कलात्मक रुचि का विकास होता है। छात्रों में बच्चों की क्रिएटिव पावर जो है वो डेवलप होगी। बच्चे जो है इंटरेस्ट लेंगे, खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, छात्रों में सहयोगिता की भावना दे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये नाटकीकरण पद्धति है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चों को ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वो कोई भी नाटक अगर बच्चे प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके अंदर एक दूसरे के विचारों को भी वो समझेंगे, एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, तो वो सब चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएंगी। इसमें सीखने की क्रिया कार्य द्वारा संपादित की जाती है। बच्चों को रोल असाइन कर दिया, बच्चों को वर्क असाइन कर दिया, सभी अपना काम करेंगे, सभी जो है कुछ ना कुछ सीखेंगे उससे। अभी हमने बात की कि इस विधि के द्वारा इतिहास की विषय वस्तु संबंधित, यानी कि हमारी जो हिस्टोरिकल इवेंट हो चुकी है, हमारी जो ऐतिहासिक घटनाएं हो चुकी हैं, उनके बारे में बच्चों को आसानी से याद कराया जा सकता है। ऐसे अनुभव जब वो खुद करके सीख रहे हैं, तो वो उन्हें लंबे समय तक याद रहेंगे, तो इसे आसानी से याद कराया जा सकता है। तो वही बात है कि इस विधि के द्वारा छात्र महान पुरुषों के चरित्रों की विशेषताएं, उनके विचार कि वो खुद रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का हमने वहाँ पर बच्चों को जो है प्ले करने के लिए दिया, तो वहाँ पर बच्चे खुद उनके विचारों के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, उसको प्ले करेंगे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है उनके चरित्र का निर्माण भी करने में ये चीज़ें सहायक रहती हैं। वो अपने इनके विचारों को, आदर्शों को अपने जीवन में भी अपनाने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स ऑल, ये हमारा जो आज का लेक्चर था। कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो है हमने आज कवर की है, बाकी जो रह गई है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।